क्लास 8 शुरू करते हैं आज का हमारा क्लास। हमने स्टार्ट किया था 1857 रिवॉल्ट ऑफ, तो उसी से रिलेटेड आज हम डिस्कस करेंगे नाना साहेब के बारे में। तो जब ये रिवॉल्ट शुरू हुआ था बहुत सारे कॉजेज़ हमने डिस्कस किए, सोशल कॉजेज़, इकोनॉमिकल कॉजेज़। लास्ट में जो था इमीडिएट कॉजेज़, जिसके अंदर मंगल पांडे जिसने रिवॉल्ट किया था, सिपाही ने, सोल्जर्स ने, बिकॉज ऑफ द कार्टेजेस उन्होंने इंट्रोड्यूस किया था उसके खिलाफ। तो इसी तरह धीरे धीरे जितने सारे सोल्जर्स थे दे आर मूविंग टूवर्ड दिल्ली, और दिल्ली जाकर उन्होंने क्या किया था, बहादुर शाह उन्होंने अपना किंग डिक्लेयर किया था कि हमारा ये किंग है और हम इनकी ही जो भी है व्यूज़ है उनके आइडियाज़ को फॉलो करके हम लोग रिवॉल्ट करते हैं ब्रिटिशर्स से। तो इसी तरह से इन जून सिपाही अंडर जनरल विलेज इन कानपुर रिबेल। तो यहाँ पे जो सोल्जर्स थे, सिपाही में सोल्जर्स जो थे किसके अंडर में, जनरल विलेज के अंदर में, उन्होंने भी रिवॉल्ट किया कानपुर में एंड सीज द यूरोपियन इंट्रेंचमेंट। और जिस बैरक मतलब जो रेजिमेंट थे यूरोपियंस के अंडर में, जो लोग वहाँ पे सोल्जर्स थे उनको उन्होंने पूरा का पूरा घेर लिया, सराउंड कर दिया। विलेज वी आर नॉट ओनली नॉट अ वेटरनल एंड रिस्पेक्टेड सोल्जर्स। तो यहाँ पे कहा गया ना वो वेटरनल थे ना रिस्पेक्टेड सोल्जर्स थे, साथ साथ ही हैज मैरिड अ हाई कास्ट इंडियन वुमेन्स। सो ही हैड रिलाइड ऑन हिज ओन प्रेस्टीज, कि इनकी जो खुद की जो प्रेस्टीज थी, जिस तरह से उन्होंने अपना नाम कमाया था, उसके ऊपर डिपेंड था कि उसने अपना कर्म कैसे किया था। साथ साथ हिज रिलेशंस, कॉर्डियल रिलेशन मीन्स नाना साहब के साथ का रिलेशन जो था थोड़ा सा दोनों तरफिया था, कि नाना साहब भी उनको तो उस तरह से उनको फ़ायदा मिलता था, दोनों को एक दूसरे को फ़ायदा मिलता था, इस तरह से कॉर्डियल रिलेशन, बोथ साइड रिलेशंस। तो उन्होंने कोशिश की कि थ्रॉट रिबेलियंस जो रिबेल हुआ था, थ्रॉट रिबेलियन मीन्स जो उन्होंने विद्रोह किया था लोगों ने, सोल्जर्स ने, उस तरह से उसको कैसे रोका जाए। जनरल विलेज ने कोशिश की एंड टुक कंपैरेटिवली अ फ्यू मेजर्स टू प्रिपेयर फोर्टिफिकेशंस, और उन्हें कुछ कोशिश की ताकि उस सोल्जर्स को वहाँ से हटा के और जो भी फोर्टिफिकेशन हो सके रोक सके उस तरह से। फिर साथ में उनको घेर कर लेके, ताकि उनके पास जो खाना है, जो भी खाना वाना है, सप्लाईज है, वो बंद हो जाए। सप्लाईज नहीं रहेगा तो लास्ट में धीरे धीरे उनको सरेंडर करना पड़ेगा। तो इसी तरह से सप्लाईज एंड एमुनेशंस। Now the BCs endured 3 weeks of siege of Kanpur with little waters and foods. तो जिस तरह से उन्होंने सराउंडेड किया था, ठीक है, जब रिबेल किया उन्होंने तो उसको सराउंड जब किया उन्होंने पूरा घेर लिया था, वो सिर्फ कितने दिन तक कर सकते थे, 3 वीक्स तक ही किया था, क्योंकि उनके पास जितना खाना था बस थोड़ा सा ही था। तो उस तरह से थोड़े से खाने पीने में और ज़्यादा दिन और ज़्यादा वो नहीं रुक सकते थे वहाँ पर। तो इस तरह से वहाँ पे जो कैजुअलिटीज़ हो रहे थे, तकलीफ हो रहे थे, लोग भी जो थे, मैन वुमेन चिल्ड्रन सभी थे, सो दे आर नॉट बीन एबल टू अफोर्ड, सफ़र कर रहे थे। ऑन जून 25, तो फिर लास्ट में 25 जून को नाना साहब ने एक ऑफ़र किया ताकि वो वहाँ से निकल सके विद बेयरली 3 days, क्योंकि उसके पास अब 3 दिन का राशन बचा हुआ था। तो इस तरह से ब्रिटिशर्स ने एग्री कर लिया कि वो जो है प्रोवाइड कर लेंगे, कुड कीप द आर्मी, उनके पास थोड़े से सोल्जर से रखेंगे और वो उस जगह को खाली करके दिन के समय में वहाँ से चले जाएंगे। लेकिन नाना साहब चाहते थे कि ही शुड टेक प्लेस इवैक्यूएट, जो करेंगे मीन्स खाली करेंगे, इवैक्यूएशन मीन्स खाली करना, वो शाम के समय में, रात के समय में करें। सो अर्ली इन द मॉर्निंग ऑफ early in the morning of 27th June, the European party left their entrenchment and made their way to the river. तो इसी तरह से 27th जून को यूरोपियंस, जितने सोल्जर्स यूरोपियंस थे, इंडियंस नहीं, दे लेफ्ट दैट एरिया, इंट्रेंचमेंट अपना आर्मी एरिया को छोड़ के वो वहाँ से बाहर निकले और रिवर साइड की तरफ, जहाँ पे उनके लिए बोर्ड जो था प्रोवाइड किया गया था। किसने प्रोवाइड किया था? नाना साहब ने। और ताकि वो कहाँ चलेंगे, वहाँ से निकल के इलाहाबाद चले जाएंगे। तो इसी तरह से ये जो था रिवॉल्ट
अलग अलग एरिया में थे और ये अलग अलग तरीके से लोग जो उसको सक्सेस करने की कोशिश कर रहे थे। अब यहाँ पे देखेंगे दे आर द मोस्ट इम्पॉर्टेंट लीडर्स ऑफ 1857 के लीडर्स हैं। जैसे बैरकपुर में मंगल पांडे ने किया, दिल्ली के लिए बहादुर शाह सेकंड को बनाया गया था एज अ एम्परर, लखनऊ में बेगम हजरत महल, इसके अलावा और भी थे, कानपुर में नाना साहेब भी इम्पोर्टेंट थे, झांसी में रानी लक्ष्मी थे, बिहार के अंदर कंवर सिंह, अमर सिंह, फिर इलाहाबाद एंड बनारस के अंदर मौलवी लियाकत अली, फरीदाबाद में मौलवी अहमदुल्ला जिन्होंने रिवोल्ट किया था इंग्लिश के खिलाफ, तो दैट इज़ ब्रिटिशर्स के खिलाफ। फारुखाबाद में तफजल हसन, बैजनौर में मोहम्मद खान, तो मुरादाबाद में अब्दुल अली खान, बरेली में खान बहादुर खान, मंदसौर में फिरोज शाह, ग्वालियर या कानपुर में तांत्या तो इसी तरह से आसाम के अंदर खान परेश्वर सिंह, फिर उड़ीसा में शुरेंद्र शाही, तो देर आर डिफरेंट नेम्स। इसके अलावा दे आर मेनी नेम्स, ठीक है। तो इस तरह से सारा इम्पोर्टेंस लोग जो उन्होंने रिवोल्ट किया था 1857 में अलग अलग तरीके से, कुल्लू के अंदर, राजस्थान के अंदर, गोरखपुर में, मथुरा में, तो ये चीज़ें या ये मैप है जिसके थ्रू ये रिवोल्ट जो शुरुआत हुआ था। और ये सारे एरिया है, आपको दिखेगा ये सारा सा एरिया है जहाँ से यहाँ बैरकपुर से शुरुआत होते हुए दिल्ली तक लोग गए थे, तो ये उसका मूवमेंट। अब हम डिस्कस करेंगे अपराइजिंग ऑफ अपराइजिंग। तो सप्रेशंस किस तरह से दबाया गया, इस रिवॉल्ट को कैसे ब्रिटिशर्स ने इसे वापस दबाया, इन्हें रोका, दैट वाज एंड उन्होंने वापस से ब्रिटिशर्स ने चार्ज अपने हाथ में ले लिया, पावर अपने हाथ में ले लिया। तो सप्रेशंस ऑफ अपराइजिंग। तो रिवॉल्ट ऑफ 1857 लास्टेड फॉर मोर देन 1 ईयर, कि कम से कम कितने समय तक चला, 1 ईयर्स तक, ज़्यादा से ज़्यादा मोर देन 1 ईयर्स, क्योंकि 1857 में शुरुआत हुआ था मई से, तो नेक्स्ट ईयर 1858 तक कंटिन्यू रहा। तो इट वॉज सप्रेस्ड बाय द मिडल ऑफ 1858 में, तो इसे बंद करवाया, इसको दबाया गया, सप्रेस किया गया दैट वॉज मिडल 1858 के मिडल में। द ब्रिटिश सून रिकैप्चर्ड द एरिया दे हैड लॉस्ट, तो ब्रिटिशर्स ने धीरे धीरे उस एरिया को वापस से कैप्चर किया। जितने सभी रिबेल्स जो रिवोल्ट कर रहे थे, रिबेलियंस, उनके अंदर वो सारा एरिया जो था उन्होंने अपने अंदर में कैप्चर किया था, वो सभी धीरे धीरे ब्रिटिशर्स ने वापस लेना शुरू कर दिया। दिल्ली वॉज कैप्चर्ड और रिकैप्चर्ड बाय ब्रिटिश फोर्स अगेन, तो दिल्ली को जहाँ पे वापस इंडियन सोल्जर्स ने उन्हें बहादुर शाह को सौंपा था, ब्रिटिशर्स ने वापस दिल्ली को कैप्चर कर लिया। बहादुर जफ़र जो थे उनको वापस बंदी बना दिया गया, प्रेजेंट कर लिया, ठीक है, और कहा गया दैट वाज द एंड ऑफ द मुगल। फिर उसके साथ साथ मेरी रिबल्स जितने से रानी लक्ष्मीबाई, खान बहादुर खान ने किया, भक्त खान, कंवर सिंह, दे डाइड इन द बैटलफील्ड, इन्होंने अपनी जान दे दी इस युद्ध भूमि में। तांत्या तोप अरेस्ट हुए और उसे फांसी की सज़ा हो गई, और बहुतों ने तो स्केफ एंड टू नेपाल, तो यहाँ पे बहुत ऐसे भी थे जो अपनी जान बचा के कहाँ चले गए, नेपाल चले गए। सो इन दिस वे द ब्रिटिश सप्रेस ऑलमोस्ट होल ऑफ द अपराइजिंग, तो इसी तरह से ब्रिटिशर्स ने पूरी की पूरी रिवोल्ट जिस शुरू हुई थी उनको मतलब एकदम किस तरह से रोका, ये सच दैट वाज द ट्रिक, ब्रिटिशर्स ने इसको यूज़ किया और पूरी की रिवोल्ट को उन्होंने अपने अंडर में सक्सेस एज अ सक्सेस, जो इंडिया पे लग रहा था कि इंडियन सक्सेस हो जाएंगे, फिर बाद में रिजल्ट अपोजिट हो गया, उसको सप्रेस कर दिया गया, दबा दिया गया पूरा का पूरा। ऑन जुलाई 8, 1858, 14th month after the outbreak at Meerut, peace was finally proclaimed by Canning, तो कहा गया धीरे धीरे जब ब्रिटिशर्स ने सप्रेस करना शुरू किया तो 14th month के बाद मेरठ के अंदर शांति वापस से आई। अब वो कौन लेके आया? बाय कैनिंग। आउटब्रेक वॉज रीटेकन इन मार्च, लखनऊ वॉज रीटेकन इन मार्च, लखनऊ को भी वापस ब्रिटिशर्स ने अपने अंडर में ले लिया मार्च 15, 1858 में। ऑन 8th जुलाई
1858 a peace treaty was seized. तो यहाँ पे 1858 में जुलाई में एक ट्रीटी बनाई गई, समझौता, और जो भी एरिया उन्होंने सीज किया था उनके बीच, और रिबेलियंस जो थे, जो विद्रोह कर रहे थे, वो उन्होंने गिव अप कर दिया, एंड हो गया. सो द लास्ट रिबेल्स वाज डिफीटेड इन ग्वालियर. तो जो लास्ट डिफीट था वो ग्वालियर में हुआ था ऑन जून 20, 1858 में. तो इसी तरह से ये पिक्चर है बहादुर शाह जफर की, और ये तानतीया तोप की पिक्चर्स है. सो दे हैव बीन फॉट ब्रेवली. बहादुर शाह जफर को तो उन्होंने लास्ट में ही हैज़ बीन पुट ऑन जेल, उनको जेल में डाला था. उसके साथ उनके 2 बेटे थे, उन दोनों बेटे को उन्होंने शूट आउट कर दिया था ब्रिटिशर्स ने. तो इसी तरह से मुगल्स की पूरी जो थी वो एंड हो गई. नाउ अब वो तो हमारा अपराइजिंग जो थे ख़त्म हो गया, सप्रेस कर दिया. अब हम डिस्कस करेंगे फेलियर्स, कि हम हार गए. तो उसके पीछे कारण क्या था कि ये रिवॉल्ट इतना अच्छा हुआ शरारत में, फिर लेकिन हम हारे कैसे, रिवॉल्ट हमारे हाथ से कैसे निकल गया. तो फेलियर जो था, कारण क्या था इसका, क्या द रिवॉल्ट ऑफ 1857 वॉज फर्स्ट चैलेंज दैट द ब्रिटिश हैज़ टू फेस इन इंडिया. सबसे बड़ी बात कि पहला ब्रिटिशर्स ने जब रूल करना शुरू किया तो ब्रिटिशर्स के लिए सबसे बड़ा चैलेंज बना था, ये सबसे बड़ा चैलेंज था. और ये उन्होंने पहली बार ऐसा चैलेंज फेस किया था इंडिया में. उनको ऐसा लगा नहीं था कि इंडियंस जो है रिवॉल्ट करेंगे. Although being a spirited and large scale uprising, it fails due to many reasons. भले ही इतना बड़ा चैलेंजेस था, ब्रिटिशर्स को बहुत कुछ इससे इनको सीख मिली ब्रिटिशर्स को, और साथ साथ हमने भी बहुत कुछ सीखा अपने इस हार से. तो इसीलिए कहा गया इस बीइंग अ स्पिरिटेड एंड लार्ज स्केल अपराइजिंग, बहुत बड़े लमसम्स में बहुत बड़ा था ये रिवॉल्ट, लेकिन फिर भी हम हारे. तो उसके पीछे बहुत सारे रीजंस हैं. The sepoy lacked a common idea before them, as everyone fought in different part of the country for their own reasons. तो सबसे बड़ा जो रीज़न कमी था कि जो सिपाही थे, जो सोल्जर्स थे, दे आर फाइटिंग कॉमन आइडियाज़ के लिए तो लड़ रहे थे, लेकिन वो अलग अलग लड़ रहे थे, अपने अपने एरिया में लड़ रहे थे. किसी के पास एक जैसे कि एक मेन इंटेंशन होना चाहिए, एक वन डायरेक्शन में जाना चाहिए, ऐसा ये कुछ नहीं था इनके बीच में. The Sepoy in Delhi fought to recover the glory of the Mughals. सिपाही ने किस लिए लड़ा, उन्होंने लड़ा ताकि जो मुगल्स की जो ग्लोरी थी, जो इज्जत थी, जो उनकी प्रेस्टीज थी, वो वापस लेके आए. इसके लिए वो लड़ रहे थे. ग्वालियर में, कानपुर में नाना साहब उनको पेशवा बना दिया गया वापस से, और जो उनकी राज्य थी उन्होंने ब्रिटिशर्स ने उनसे छीन ली थी, वो उसके लिए लड़ रहे थे. रानी लक्ष्मीबाई भी अपने झांसी के लिए लड़ रही थी कि उनको उनका राज्य मिल जाए. तो ऑर्थोडॉक्स सेक्शन जो थे अमंग हिंदू एंड मुस्लिम्स, वो अपने रिलीजियस को लेके उनकी मैटर थे कि हमारा रिलीजियस बहुत खतरे में, ब्रिटिशर्स जो है हमारे रिलीजियस को बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब कर रहे हैं. सो ऑल्दो द रिवॉल्ट वॉज फेयरली वाइड स्प्रेड, कि वो अलग अलग तो लड़ तो सभी रहे थे, लेकिन सब अपने अपने एरिया में, अपने अपने फील्ड में, और अपना सब कुछ अपना मोटो था, सबका अपना अपना इंटेंशन था. A large part of the country remained unaffected by it. इसके अलावा भी बहुत सारे लोगों को कोई फ़र्क ही नहीं पड़ा कि वो क्यों लड़े. तो उन्होंने पार्टी नहीं किया था, पार्टिसिपेट ही नहीं किया था इस वॉर में. तो द रिवॉल्ट वॉज मेनली कन्फाइंड टू द डोब रीजन्स. तो देखा गया रिवॉल्ट जो था मेनली देखा गया डोब रीजन्स में. मतलब डोब्स किसको बोलते हैं, द एरिया द लैंड बिटवीन द रिवर्स. तो जहाँ पे रिवर्स थे एरिया, मतलब मोस्टली नॉर्थ ईस्टर्न एरिया जो है, वहाँ से ज़्यादा, सबसे ज़्यादा उस एरिया में ही फ़र्क पड़ा था. सिंध, राजपूताना, कश्मीर, मोस्ट पार्ट ऑफ पंजाब एंड द साउथर्न प्रोविंसेस डिड नॉट टेक पार्ट इन द. तो यहाँ पे इतने सारे लोगों ने पार्ट नहीं किया. कौन कौन से, सिंध, ठीक है, राजपूताना, राजस्थान, कश्मीर, ये पंजाब कुछ हिस्सा है, और साउथर्न एरिया जो था ब्रिटिश इंडिया का साउथर्न एरिया, इन सभी ने इनके अंदर पार्टिसिपेट ही नहीं किया. सो द रिबेल लैक एन इफेक्टिव लीडर. साथ साथ हम इस रिबेल के अंदर, रिवॉल्ट के अंदर कोई अच्छा लीडर नहीं था. नाना साहब, तानसेन तोप, रानी लक्ष्मीबाई, ये लोग तो ब्रेवली लड़ाई
लड़ाई किया, वे ब्रेव लीडर, बट नो डाउट दे कुड नॉट अफेक्ट or they could not offer effective leaders to the movement as a whole. They all fought to liberate their own territories only. तो ये भी लड़ रहे थे, नाना साहब, रानी लक्ष्मीबाई, लेकिन ये लोग लड़ रहे थे, इन्होंने एक लीडरशिप एक नहीं दिखाई, क्योंकि वो लोग लड़ रहे थे सिर्फ अपने एरिया को लेके कि उनका राज्य उनसे वापस जो ब्रिटिशर्स ने ले लिया है वो वापस उनको मिल जाए, इसके लिए. सो द रिबल्स लैक रिसोर्सेज ऑल्सो. साथ साथ उनके पास रिसोर्सेज की कमी थी, आदमियों की कमी थी, पैसे की कमी थी. और इंग्लिश के पास, ब्रिटिशर्स के पास, उनके पास किसी चीज़ की कमी नहीं थी. अगर सोल्जर्स कम होते तो बाहर से, जैसे स्टार्टिंग में सोल्जर्स उनके पास कम हो गए थे क्योंकि इंडियन सोल्जर्स जो थे उन्होंने रिवोल्ट कर लिया, तो उन्होंने वेट किया. उसके बाद वेट करने के बाद सोल्जर्स बाहर से उन्होंने वापस मंगा लिए अपने सोल्जर्स. तो इसलिए उनके पास सोल्जर्स की कमी नहीं थी, पैसे की कमी नहीं थी, और आर्म्स, मॉडर्न आर्म्स, हथियारों की कमी नहीं थी, क्योंकि उनका जो आर्म्स एंड एमुनेशन था वो ज़्यादा मॉडर्न था इंडियन से. तो इसी तरह से ये रिवॉल्ट हम हार गए. ना आफ्टर द अपराइजिंग के बाद क्या हुआ, जब ये रिजल्ट क्या निकला उसका, इसके बाद ब्रिटिशर्स के अंदर भी बहुत कुछ चेंजेस आया. ब्रिटिश पॉलिसी इन इंडिया अंडरवेंट मेजर चेंजेस आफ्टर 1858. इन्होंने भी अपने पॉलिसीज़ में, रूल्स में बहुत कुछ चेंज किया, क्योंकि इस रिवॉल्ट ने उन्हें भी बहुत कुछ सिखाया. द रिबेलियन सॉ द एंड ऑफ द ईस्ट इंडिया कंपनी. तो सबसे पहले जो ईस्ट इंडिया कंपनी के नाम से जो ब्रिटिश इंडिया में आई थी, उसका वो एंड हो गया. एंड मतलब कि ब्रिटिश रूल नहीं करेगी, नहीं, इसका मतलब कि ये कंपनी रूल नहीं करेगी, अब ब्रिटिश गवर्नमेंट डायरेक्ट रूल करेंगे, क्योंकि ये कंपनी तो एक उस ब्रिटिश कंट्री से आके यहाँ पे वन ऑफ द कंपनी यहाँ पे रूल कर रहा था उनका नाम यूज़ करके. तो अब ये कंपनी रूल नहीं करेगी, बल्कि खुद ब्रिटिश जो कंट्री है वो कंट्री रूल करेगी इंडिया के अंदर. ये चेंज हो गया सबसे बड़ा. इन अगस्त द गवर्नमेंट ऑफ इंडियन एक्ट 1858 में द कंपनी वॉज फॉर्मली डिजॉल्व. कंपनी को डिसॉल्व कर दिया गया और पावर जो था किसके पास चला गया, ब्रिटिश क्राउन के पास चला गया, कि अब से ब्रिटिश क्राउन ही रूल करेगी इंडिया के अंदर. अ न्यू ब्रिटिश गवर्नमेंट डिपार्टमेंट दैट इंडियन ऑफिस वॉज क्रिएटेड टू हैंडल द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया. तो इसी तरह से एक न्यू डिपार्टमेंट है, न्यू गवर्नमेंट सिस्टम फॉर्म किया गया जो गवर्न करेगी ब्रिटिश गवर्नमेंट. एंड इट्स हेड, उसका जो हेड होगा, द सेक्रेटरी ऑफ स्टेट फॉर इंडिया वॉज इंटरेस्टेड विद फॉर्मुलेटिंग इंडियन पॉलिसी. और उसके ऊपर थोपा गया दैट वॉज कि वो किस तरह से काम करेंगे ताकि इंडियन जो रूल्स एंड रेगुलेशन पॉलिसीज जो रिवॉल्ट हुआ है वो दोबारा वैसा रिवॉल्ट ना हो. तो ये बहुत इंपॉर्टेंट पोस्ट है ताकि वो इंश्योर करे कि सब कुछ काम जो है सही से चल रहा है इंडिया के अंदर. द गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया गेन अ न्यू टाइटल. पहले गवर्नर जनरल होता था, अब उसको चेंज कर दिया गया और नाम दिया गया वाइसरॉय ऑफ इंडिया. पोजीशन है, सिर्फ नाम चेंज कर दिया, सेम है. एंड ही वॉज इंटरेस्टेड विद इम्प्लीमेंटिंग द पॉलिसीज डिवाइज बाय द इंडियन ऑफिस. और उनको काम दिया गया कि जो भी रूल्स बनेगा उसको इम्प्लीमेंट करना, लागू करवाना है इंडिया के अंदर. सो इन 1877 क्वीन विक्टोरिया टुक द टाइटल ऑफ एम्प्रेस ऑफ इंडिया. और इसी तरह से 1877 में क्वीन विक्टोरिया को इंडियंस की एम्प्रेस ऑफ इंडिया के नाम से बोला गया, ऑन द एडवाइस ऑफ प्राइम मिनिस्टर बेंजामिन डिसरेल्स. इनके एडवाइस के अकॉर्डिंग इन्हें ये नाम दिया गया. शी assured the ruler of princely state that the government would not annex their territories. उन्होंने एश्योर किया कि अब से जो है, जो भी गवर्नमेंट, जिस तरह से गवर्नमेंट पहले काम कर रही थी वो ऐसा काम नहीं करेगी और किसी का भी किंगडम वो एनेक्स नहीं करेगी, मीन्स कब्जे में नहीं लेगी. शी प्रॉमिस नॉट टू इंटरफेयर इन द सोशल एंड रिलीजियस बिलीव्स एंड कस्टम्स ऑफ द पीपल. उन्होंने फिर एश्योर किया, प्रॉमिस की इंडियन से कि सोशल मैटर एंड रिलीजियस मैटर्स के ऊपर अब से वो इंटरफेरेंस नहीं करेगी इंडियंस के. डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स के कारण जो भी उन्होंने जो भी चीज़ें लिया है वो वापस कर देंगी
और टू मेक रूलर्स दे अलायंसेस दे विल गिव टाइटल्स एंड ऑनर्स, और वो रूलर्स जो उनके साथ मिलके काम करेंगे ब्रिटिशर्स के, उनको वो टाइटल्स देंगी और उनको रिस्पेक्ट देंगी। तो इसी तरह से उन्होंने कुछ प्रोमिसेस की। द प्रोक्लेम्स टू द प्रिंसेस चीफ्स द हेड, जिसे मुखिया बोलते, पीपल ऑफ इंडिया, उन्होंने कहा कि जो प्रिंसेस है, जो लैंडलॉर्ड्स है, मुखिया है या फिर पीपल ऑफ इंडिया है, उन्होंने कहा इशू बाय क्वीन विक्टोरिया। तो इस तरह से उन्होंने उन सभी को प्रॉमिस किया दैट we hold ourselves bound to the native of our Indian territories by the same obligation of duties which bind us to all our other subjects, कि जैसे मैं बाकी अपने सिटीजन्स के साथ करती हूँ वैसे मैं इन इंडियंस के साथ भी वैसे ही करूँगी। तो इस तरह से उन्होंने प्रोमिस जो था इंडियंस के साथ प्रॉमिस किया कि आपसे वो ऐसा कुछ भी गलत नहीं होने देंगी इंडियंस के साथ, ताकि उनको लगे कि अब जो इंडिया है और इंडियंस के लोग जो है उन पे विश्वास करते हैं और फिर वो इजीली इंडिया पे रूल कर सकेंगे। सो नाउ ऑन द पॉलिटिकल लेवल इट वाज आल्सो फेल्ट दैट द प्रीवियस लैक ऑफ कंसल्टेशन बिटवीन द रूलर्स एंड द रूल्ड हैड बीन अनदर सिग्निफिकेंट फैक्टर इन कंट्रीब्यूटिंग टू इट्स अपराइजिंग, क्योंकि उनको गलती दोनों इंडियंस से भी हुई, बहुत कुछ हमारे अंदर कमी थी और ब्रिटिशर्स की भी, जिसके कारण रिवोल्ट इंडियंस ने किया उनके खिलाफ। तो इस तरह से उस चीज़ों को उन्होंने हाईलाइट किया कि इस तरह से वापस ना हो कि रूलर और रूल्ड, कि राजा जो रूल कर रहा है और जो जिसके ऊपर हम रूल करना चाहते हैं सिटीजन, उनका रिलेशन थोड़ा अच्छा होना चाहिए। इन consequence the Indians were drawn into government at the local level, though this was on a limited scale. A crucial precedent had been set with the creation of a new white-collar Indian elite, further stimulating by the opening of universities at Calcutta, Bombay, Madras, a result of the Indian Universities Act. So, alongside the values of traditional and ancient India, a new professional middle class was started to rise, in nowhere bounded by the values of the past. फिर साथ में उन्होंने कंसिक्वेंस रिजल्ट कि धीरे धीरे इंडियन गवर्नमेंट, जो ब्रिटिश गवर्नमेंट थी, कि गवर्नमेंट जो भी अब उन्होंने लोकल लेवल पे भी ध्यान देना शुरू किया, जो भी लिमिट्स थी, जो भी जैसा भी काम किया था आगे, वो चीज़ों को सुधारे ताकि लोगों को विश्वास हो जाए कि ब्रिटिशर्स जो है वो इंडियंस के लिए सोचता है, उनके लिए काम करता है। अब इस तरह से उन्होंने जो जॉब देना शुरू किया, वाइट कलर्स, जो भी उनके यहाँ पे का यूनिफॉर्म्स, वाइट कलर्स मीन्स यूनिफॉर्म्स के अकॉर्डिंग गवर्नमेंट जॉब्स, इलाइट पैसे वाले, ये ताकि ये चीज़ें लोगों के मन में लगे और वो भी पढ़े और जॉब मिल जाए तो वो उनके अंडर में काम करेंगे, उनके लिए काम करेंगे। तो इसी तरह से उन्होंने कॉलेजेस, स्कूल्स ओपनिंग कर दी ताकि जो लोग हैं वो पढ़े और न्यू सिस्टम जो भी है उसके अडॉप्टेड हो जाए और धीरे धीरे मिडिल क्लास, प्रोफेशनल क्लास, पढ़े लिखे, ये चीज़ें शुरुआत हो गई इंडिया के अंदर। That another revolt like the 1867 would not recur. तो उन्होंने ये ध्यान बहुत रखा कि वापस से ऐसा रिवॉल्ट फ्यूचर में दोबारा ना हो। तो इसी तरह से उन्होंने आर्मी को रीऑर्गेनाइज किया, क्योंकि पहले जो था इंडियन आर्मी जो थे वो सबसे ज़्यादा होते थे इंडियन टेरिटरीज को कंट्रोल करने के लिए। अब से देखा गया अदर इम्पीरियस पावर इन द रीजन कि अब से ऐसा जो है वो नहीं होगा, उसके अंदर सभी और भी होंगे, रशियन, जर्मन, फ्रांस, इस तरह से और भी सोल्जर्स उनके अंदर मर्ज रहेंगे, क्योंकि इंडियन सोल्जर्स ज़्यादा रहेंगे तो वो रिवॉल्ट वापस कर सकते हैं। तो द इंडियन ब्रांचेस ऑफ द आर्मी वॉज टू बी यूज फॉर एक्सपेंशन इन एशियन अफ्रीका while the British section was to be used as an army of occupations, the ultimate guaranteed of British hold over India. तो इस तरह से इंडियन ब्रांचेस जो सोल्जर्स थे उसको बाहर की तरफ भेज दिया जाएगा ताकि वो अपना एक्सपेंशन एशिया को बड़ा करे, अफ्रीका को कंट्रोल करे, और ब्रिटिश सोल्जर जो इंडिया के अंदर वो कंट्रोल करेंगे इंडियन बाउंड्रीज को। इस तरह से उन्होंने चेंजेस किया कुछ आर्मीज के अंदर। Now, aftermath of the rebellions has been the focus of new work using Indian sources and population studies. साथ साथ जो चीज़ें हमने सीखा रिबेलियन से कि हमें किसके ऊपर फोकस करना चाहिए हमारी, तो इंडियन सोर्सेस एंड पॉपुलेशन जो भी हमने स्टडीज़ की उसके अकॉर्डिंग क्या समझ में आया, जो लास्ट मुगल
थे historians. In the last Mughals, the historian Williams the Netherlands examines the efforts of the Muslim populations of Delhi after the city was retaken by the British and find that intellectuals and economic control of the city shifted from Muslims to Hindu hand because the British at that time saw an Islamic hand behind the mutiny. तो इसी तरह से यहाँ पे क्या देखा, जिस तरह से समझ में आया पूरा का पूरा इंसिडेंट कि जो मोस्टली पॉपुलेशन जो थी वो जो दिल्ली उन्होंने बहादुर शाह को डिक्लेयर किया एम्परर, तो रिवोल्ट के अंदर देखा जाए इंटेलेक्चुअल इकोनॉमिकली कि वो टोटली मेजोरिटी जो थी मुस्लिम्स के अंदर था, लेकिन अब जो था धीरे धीरे वो शिफ्ट होकर मुस्लिम से हिंदू के हाथ में चला गया। और ब्रिटिशर्स ने इसे क्या देखा, इस्लामिक हैंड बिहाइंड द म्यूटनी, कि उनको लगा था कि पीछे जो थे ये पूरा का पूरा म्यूटनी जो हुई थी वो किसके हाथ के थ्रू हुई थी, इस्लामिक, दैट वाज मुस्लिम्स। तो इस तरह से अब इन्होंने इसको इशू करना शुरू किया कि मुस्लिम्स एंड हिंदू, तो इनको यूज़ करेंगे ताकि इनके बीच में डिवाइड एंड रूल फॉलो कर दिया जाए। तो इस चीज़ों के ऊपर भी उन्होंने इस रिवोल्ट के बाद काम करना शुरू कर दिया। द ब्रिटिश इंक्रीज द रेशियो ऑफ ब्रिटिश टू इंडियन सोल्जर विद इन इंडिया। उन्होंने ये सबसे पहले रेशियो जो था ब्रिटिशर्स का इंडियन सोल्जर्स के अंदर वो इंक्रीज कर दिया, मतलब यूरोपियंस इंक्रीज हो जाएंगे। तो 1861 से इंडियन आर्टिलरी वॉज रिप्लेस्ड बाय ब्रिटिश यूनिट्स एंड एक्सेप्ट फॉर अ फ्यू माउंटेन बैटालियंस द पोस्ट रिबिलियंस चेंज फॉर्म द बेसिक्स ऑफ द मिलिट्री ऑर्गेनाइजेशन ऑफ ब्रिटिश इंडिया अंटिल द अर्ली 20th सेंचुरी। तो इसी तरह से 1861 से पूरा का पूरा इंडियन मिलिट्री आर्टिलरी पूरा का पूरा ब्रिटिशर्स ने सिस्टम चेंज कर दिया, और पूरी जहाँ पे पहले इंडियंस होती थी अब वो ब्रिटिशर्स अपने आप में ज़्यादा से ज़्यादा ब्रिटिशर्स पोस्टिंग में भी सब कुछ में मिलिट्रीज ने सब कुछ ब्रिटिशर्स ने कंट्रोल लिया ज़्यादा से ज़्यादा, और फिर से डिवाइड एंड रूल पॉलिसी जो है अपनाया ताकि वो हिंदू एंड मुस्लिम्स के बीच में वो इजीली रिवॉल्ट कन्फ्लिक्ट क्राइसिस जो है इजीली वो उनके बीच में फूट डाल सके और वो दोनों आपस में लड़ते रहे, उनको पता ना चले, और इसी तरह ब्रिटिश जो है वापस में इंडिया में रूल कर सके अच्छे से लंबे समय तक। नेचर ऑफ द रिवोल्ट, तो यहाँ पे नेचर ऑफ द रिवोल्ट क्या था कि जिस तरह से सिपाही ने रिवोल्ट किया, म्यूटनी जो हुआ था मेरठ के अंदर, तो मोस्टली सोल्जर्स ने स्टार्ट किया था। फिर धीरे धीरे ये चीज़ें पूरी किंग ने अलग अलग किंगडम जो भी थे किंग्स थे, नाना साहब थे, रानी लक्ष्मीबाई थे, इन्होंने किया, फिर चीफ जो मुखिया थे उन्होंने किया। तो धीरे धीरे ये रिबिलियन जो थे एक कलेक्टिव था कि मोस्टली इंडियंस, मोस्टली सभी नहीं लेकिन मोस्टली इंडियंस जो थे उसके अंदर जो थे पार्टिसिपेट कर रहे थे। स्पीकिंग इन द हाउस ऑफ कॉमन इन जुलाई 1857, बेंजामिन डिसराइल label it national revolt, while Lord Palmerston, the Prime Minister, tried to downplay the scope and the significance of the event as mere military missionaries। तो यहाँ पे मोस्टली डिस्कशंस था कि रिवोल्ट जो है ये कुछ का माना था कि नेशनल, जैसे बेंजामिन ने कहा ये नेशनल रिवोल्ट, वहीं पे लॉर्ड पैलेमिस्टन ने कहा कि ये रिवोल्ट जो था ये म्यूटनी था, मतलब सोल्जर्स का था, ताकि इनको ये एक नाम दे सके कि रिवोल्ट जो था इंडियंस ने नहीं या फिर नेशनल नहीं था, सिर्फ सोल्जर्स का था, जिसके कारण ताकि वर्ल्ड के ऊपर जो इनका प्रेशराइज रहेगा कि वो परेशान करते इंडियंस को, इस तरह से वो चीज़ें सामने नहीं आए। बहुत रिवल्ट हुआ, डिबेट्स हुआ, हिस्टोरियंस अलग अलग। चार्ल्स Bowles used the word mutiny in his title but labeled its struggle for liberty and independence as a people in the text। तो अलग अलग बुक्स के थ्रू अलग अलग हिस्टोरियंस ने जो भी लिखी हिस्ट्री, उन्होंने अपने प्रेजेंट की, जैसे चार्ल्स बोल्स ने भी कहा कि म्यूटनी थी, लेकिन फिर भी उन्होंने लिख दिया कि स्ट्रगल लिबर्टी, फ्रीडम के लिए लोगों ने लड़ाई ली और आज़ादी के लिए लड़ाई लड़ी थी। तो इसी तरह से अलग अलग, इसी तरह से सिपनी, इट वॉज रिफर्ड एज अ सिपॉय म्यूटनी, किसी ने कहा ये सिपॉय म्यूटनी है। रिवॉल्ट वाज सून सपोर्टेड बाय द पीपल फ्रॉम ऑल सेक्शन, जब यहाँ पे सभी लोगों ने इसमें पार्टिसिपेट किया,
अपराइजिंग हिंदू थे, मुस्लिम्स थे, अलग कम्युनिटीज़ के थे, रिलीजियस के थे। तो पार्टिसिपेशन जो था मोस्टली सभी ग्रुप्स ने किया था, सभी कम्युनिटीज़ ने किया था। सो इंडियन हिस्टोरियन सीम्स टू बी, तो इस तरह से हमारे इंडियन हिस्टोरियंस ने इनको नाम दिया वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस। तो इस तरह से ये वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस, तो इसीलिए इसको अलग अलग नामों से इसे याद करती है हिस्ट्री में। ठीक है, द रिवॉल्ट ऑफ 1857 पेव द वे फॉर द फ्यूचर स्ट्रगल फॉर फ्रीडम। तो भले हम ये वॉर हम हार चुके थे, लेकिन इसका रिजल्ट ये निकला कि आफ्टर 100 ईयर्स, इसके बाद आफ्टर 100 ईयर्स के बाद हमें हमारी आज़ादी मिली, और 1947 में हमने ब्रिटिशर्स को इंडिया से निकाल बाहर किया। तो ये अगर हम यहाँ पे रुक जाते, क्योंकि हमने यहाँ पे कुछ मिस्टेक किया था, गलती किया था, जिसके कारण हमने वापस इस रिवॉल्ट को कंटिन्यू किया, बट अलग तरीके से। यहाँ पे अलग तरीका था, उसके बाद 100 ईयर्स वापस हमने उसको फाइट किया, फिर हमें जाके ये रिजल्ट मिला कि हम ये रिवॉल्ट, हमने ये जीत हासिल की। ठीक है, तो इसी तरह से 1857 रिवॉल्ट जो था ये हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ये अगर नहीं होता तो हमने वापस आगे 100 ईयर्स जो है हम चुपचाप बैठे रहते। तो इसीलिए इसने हमें सीख दी और वापस हम इसको मूवमेंट को आगे लेके गए और फिर हमें आज़ादी मिली। ठीक है, तो ये चैप्टर हमारा कंप्लीट हो गया है। नेक्स्ट टाइम हम लोग स्टार्ट करेंगे न्यू चैप्टर्स। ठीक है, थैंक यू।